वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। मिसलेनियस करंट अफेयर्स रिवीजन में ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अक्टूबर महीने के उन करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे जिसे हम किसी भी सब्जेक्ट में क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अदिति ऊर्जा संच या अदिति ऊर्जा सांच भी आप कह सकते हैं। अदिति ऊर्जा सांच जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक एंड अर्थ साइंसेस हैं, उन्होंने हाल ही में अदिति ऊर्जा संच को इनॉग्रेट किया, जो कि डाइमिथाइल ईथर के द्वारा जलाया जा सकेगा। इसके साथ ही साथ डीएमई एलपीजी ब्लेंडेड फ्यूल सिलेंडर्स को भी लॉन्च किया गया। अब देखिए, ये बातें तो सही हैं, बट एक्चुअली में ये है क्या? सबसे पहले तो अदिति ऊर्जा संच क्या है? अदिति ऊर्जा संच एक्चुअली में न्यूली डिजाइन बर्नर है। बर्नर समझते हैं आप? ये इमेज में देख रहे हैं, घर में खाना बनता होगा तो आपने जरूर देखा होगा, और अगर आप खुद खाना बनाते हैं तब तो आपने बहुत नजदीक से देखा होगा। पहले आप इसके अंदर लाइटर लगा के जलाने की कोशिश करते हैं, फिर बाहर लाइटर लगा के जलाने की कोशिश करते हैं, जलता नहीं है। फिर लाइटर अपनी ओर करके देखते हैं कि चिंगारी निकल भी रही है कि नहीं निकल रही है, फिर जलाते हैं तो जल जाता है। अब देखिए, हुआ ये कि जो CSIR के साइंटिस्ट हैं, सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो LPG गैस सिलेंडर है उसमें एक नया गैस डाल दिया, डाइमिथाइल ईथर। ईथर जो होता है वो एक प्रकार का कलरलेस गैस होता है। डाइमिथाइल ईथर उन्होंने आपके LPG गैस सिलेंडर में सपोज करिए डाल दिया, और उन्होंने कहा कि अब हम खाना LPG से नहीं बनाएंगे बल्कि DME से बनाएंगे, यानी कि डाइमिथाइल ईथर से बनाएंगे। लेकिन खूब सारे उन्होंने लाइटर मारे, ये जला नहीं। जला क्यों नहीं? अब उन्हें टेंशन हो गई। उन्हें लगा कि डाइमिथाइल ईथर से तो खाना बन ही नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम डाइमिथाइल ईथर में थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो इस बर्नर में थी, क्योंकि डाइमिथाइल ईथर और LPG का केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। तो ये जो बर्नर है, कॉमन बर्नर जो LPG गैस को जलाता है, वो डाइमिथाइल ईथर को रिलीज नहीं कर पा रहा था, तो डाइमिथाइल ईथर नहीं जला। उन्हें समझ में आया, उन्हें लगा कि अब तो नया बर्नर बनाना पड़ेगा, तो उन्होंने एक नया बर्नर बनाया, ऐसा बर्नर जो डाइमिथाइल ईथर से जल सके। उस नए बर्नर का उन्होंने नाम रखा अदिति ऊर्जा संच। अब आपको समझ में आ गया कि अदिति ऊर्जा संच एक नया बर्नर है जो डाइमिथाइल ईथर को जला सकता है। अब डाइमिथाइल ईथर को ही क्यों जलाना है, यह भी बड़ी बात है। देखिए, डाइमिथाइल ईथर में लाख बुराइयां हो, ये टॉक्सिक हो, यानी कि थोड़ा बहुत हेल्थ को नुकसान पहुंचाता हो, कोरोसिव हो, केमिकल रिएक्शन जल्दी कर लेता हो, लेकिन इसकी एक अच्छी बात है, ये बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसीलिए CSIR के जो साइंटिस्ट हैं वो बड़े ऑब्सेस थे कि हम डाइमिथाइल ईथर का इस्तेमाल करें LPG फ्यूल की जगह पे, या कम से कम हम LPG गैस में ये डाइमिथाइल ईथर मिक्स कर दें, तो इससे थोड़ा ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगा, प्लस इसकी इफिशियंसी भी ज़्यादा है। लेकिन वो जला नहीं पाए थे, तो उन्होंने एक नया बर्नर बनाया अदिति ऊर्जा संच के नाम से, और उन्होंने एक गैस सिलेंडर भी बनाया जिसमें उन्होंने LPG के साथ डाइमिथाइल ईथर को भी मिक्स कर दिया। वही बात यहाँ पे कही गई है, डाइमिथाइल ईथर LPG ब्लेंडेड, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया। ब्लेंड का मतलब समझते हैं ना, मिक्स कर देना। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई। अदिति ऊर्जा संच एक नया बर्नर है जो डाइमिथाइल ईथर को जला सकता है। डाइमिथाइल ईथर इको फ्रेंडली फ्यूल है जिसे हम LPG के साथ ब्लेंड करके भी यूज कर सकते हैं, और LPG के बिना भी, मतलब केवल इसे भी यूज कर सकते हैं, बट इसके लिए एक अलग बर्नर की आवश्यकता पड़ रही थी। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब इस बर्नर को डिजाइन किया गया है CSIR NCL के द्वारा, मतलब CSIR का जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है उनके द्वारा। आगे की बात, ये जो बर्नर है ये सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा मेक इन इंडिया को, बिकॉज ये हमने फुल्ली डेवलप किया, तैयार किया। जो सिलेंडर, गैस स्टोव, रेगुलेटर्स और गैस होज हैं, ये डोमेस्टिक तौर पर जो इस्तेमाल होते हैं उसे हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। ये जो एक्टिविटी है CSIR की, ये डिमांड और सप्लाई के गैप को फिल करेगी। एनर्जी सिक्योरिटी जो हमारी कंट्री की है उसे भी थोड़ा बहुत इंश्योर कर पाएगी, बिकॉज अब हम DME का इस्तेमाल कर पाएंगे। DME की इफिशियंसी भी 10 से 15% ज़्यादा है, मतलब आपका फ्यूल कम खर्च होगा और खाना ज़्यादा बनेगा। जो सब्जी आधी पकने के बाद गैस खत्म हो जाती है और आप पड़ोसी के पास भाग के जाते हैं सब्जी पकाने के लिए, उसकी कम आवश्यकता पड़ेगी। वैसे दैट डिपेंड्स कि आप कब भरवा लेते हैं, बट कन्वेंशनल बर्नर की तुलना में ये जो अदिति ऊर्जा संच है, इस बर्नर की इफिशियंसी ज़्यादा है। ये फ्यूल को थोड़ा कम जलाता है, तो ज़्यादा बढ़िया आप खाना ज़्यादा बना सकते हैं ना। डाइमिथाइल ईथर जो है अल्ट्रा क्लीन फ्यूल है, बात हो चुकी है। CSIR NCL ने इंडिया का पहला DME पायलट प्लांट इस्टेब्लिश किया जहां पे हम डाइमिथाइल ईथर बनाएंगे। अभी कैपेसिटी कम है,
20 से 24 किलो पर डे कैपेसिटी है अपनी, बट ठीक है, एक शुरुआत तो हो ही गई है डीएमई के लिए भी। आई होप डीएमई और अदिति ऊर्जा संच इसके बारे में आपको क्लैरिटी है। अगला आर्टिकल हमारा एयर इंडिया 1 से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में एयर इंडिया 1 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। यूएस में गया था ये रेट्रोफिटिंग के लिए, ठीक है। रेट्रोफिटिंग के बाद 2 साल बाद अब ये वापस आ गया है। इंडिया का पहला वीवीआईपी प्लेन बनाया गया है ये। इसमें केवल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करेंगे। ये बोइंग 777-300 ERS होते हैं। 2 ऐसे थे, उनमें से एक ये है जिसको एयर इंडिया की फ्लीट में शामिल किया गया था। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें मिसाइल वार्निंग सेंसर्स लगे हुए हैं। जब भी डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे तो काउंटर मेजर्स डिस्पेंस करने के लिए पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसमें लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम लगाए गए हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स इसके अंदर बनाए गए हैं और इसको कोई आम पायलट नहीं चलाएंगे, बल्कि इंडियन एयर फोर्स के जो होते हैं पायलट्स वो इसको ऑपरेट करेंगे। मतलब एयर इंडिया वाले इसमें नहीं रहेंगे। वो है क्लाउड इनोवेशन सेंटर के बारे में। नीति आयोग ने हाल ही में अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की अनाउंसमेंट की है। अब पहली बात कि क्या है क्लाउड इनोवेशन सेंटर, नाम से क्लियर है, ये क्लाउड रिलेटेड सुविधा है। क्लाउड क्या होता है, ये वो बादल नहीं है जो हम जानते हैं, बल्कि हमें पता ही है ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्लाउड है। इसका मतलब होता है आपका डेटा या जो भी सर्विसेज आपके पास है वो टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में यानी साइबर वर्ल्ड में आपके एक क्लाउड के पास होते हैं। यानी आप जैसे फ़ोन में कोई डेटा है, आपके पास गूगल ड्राइव आमतौर पे होता है, या आप आईफोन यूज़ करें तो एप्पल ड्राइव आपके पास होता है, जहाँ पे आपका डेटा उस ड्राइव पे स्टोर होता है। तो अपने फ़ोन से आप फोटोज़, वीडियोज़ या डेटा को डिलीट भी कर दें तो वो सब डेटा आपके उस क्लाउड पे रहता है, जहाँ से आप बाद में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक हार्ड ड्राइव की तरह है। जैसे आपके पास एक हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव होता है जिसमें अपना डेटा स्टोर करते हैं और बाद में अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दें तो आप उस पेन ड्राइव के थ्रू उसको दोबारा लोड कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि वो जो पेन ड्राइव है यहाँ पर कोई ऐसा फिजिकल पेन ड्राइव नहीं है, बल्कि साइबर वर्ल्ड में, मतलब आपने साइबर वर्ल्ड में कहीं पर एक अपने क्लाउड में किसी वेबसाइट पे अपना डेटा स्टोर कर रखा है और आपको जब ज़रूरत होगी आप इंटरनेट से उसको कनेक्ट करके वो डेटा जहाँ भी चाहे वहाँ दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई क्लाउड की कहानी। अब क्लाउड इनोवेशन सेंटर की जो स्थापना की गई है अमेजॉन वेब सर्विसेज के द्वारा के साथ, इसकी खास बात ये होगी कि अमेजॉन वेब सर्विसेज इस क्लाउड रिलेटेड सर्विस का बहुत बड़ा प्लेयर है। मतलब सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्योंकि अगर आपको कोई छोटा सा डेटा यूज़ करना है, कोई फाइल है, कोई मूवी है या कोई छोटा वीडियो है, तो आपको एक पेन ड्राइव में 2 या 3 GB की फाइल में हो जाता है। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारा डेटा इस्तेमाल करना होता है। उतना सारा डेटा आपको यूज़ करने के लिए एक कंपनी के पास जाके बोलना पड़ता है कि हमें क्लाउड स्टोरेज चाहिए, जो बहुत महंगा होता है। और अगर आप इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करें, आप रोबोटिक्स की कुछ चीज़ों का याद करें, आप AI का इस्तेमाल करें, आप डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा चाहिए होता है जो बहुत महंगा होता है और उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और हाई प्राइस होती है उसकी। तो ये जो क्लाउड इनोवेशन सेंटर्स होंगे, यहाँ पर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब आकर साथ मिलकर नए नए आइडियाज़ को टेस्ट कर पाएंगी। और जो चैलेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हेल्थ केयर में कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लाउड में लोगों का हेल्थ डेटा हो तो कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट अगर हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, उस इंसान के थ्रू, उस इंसान का जो भी डेटा क्लाउड पर हो उसके थ्रू डॉक्टर तुरंत पता लगा लेगा कि भाई अच्छा इसको ये समस्याएं रही हैं, इसका ब्लड ग्रुप ये है, इसको ये समस्याएं हैं, हमें ये नहीं करना है, या इसको हार्ट की प्रॉब्लम है, या क्या दवाइयाँ इसको देनी है, आसानी से पता लग सकता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है कि डेटा सेफ है या नहीं, इनक्रिप्टेड है या नहीं, वो सब बात की बात है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा था कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो ये वही प्रयास है कि क्लाउड इनोवेशन सेंटर के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा। नीति आयोग का जो क्लाउड फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर होगा, ये दुनिया का 12वां और भारत का पहला ऐसा सेंटर है। ठीक है, और ये सेंटर किन प्रमुख एरियाज पे काम करेगा जहां इनोवेशन बढ़ानी है, वो एरियाज है एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट। और जो अमेजॉन वेब सर्विसेज की जो क्लाउड इनोवेशन सेंटर्स होंगे, एक ग्लोबल प्रोग्राम है इसके तहत, जिसके तहत बड़े बड़े देशों में, कई देशों में मान लीजिए, जहाँ की गवर्नमेंट एजेंसीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और नॉन प्रॉफिट जो बॉडीज़ हैं वो साथ आकर अप्लाई करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग मेथोडोलॉजी। मतलब
कि आपके पास कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसका इस्तेमाल कर कर आप कोई नई आइडिया बना सकते हैं, या एक कोई समस्या है, फॉर एग्जांपल रोड पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि भाई किस रोड के किनारे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ये एक जगह है जहाँ रोड मुड़ता है, वहाँ बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, मतलब इसके पास कोई ब्लाइंड स्पॉट है, तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बोलेंगे भाई यहाँ बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, देखो यहाँ क्या सुविधा दी जा सकती है, रोशनी बढ़ा के देखते हैं, रोड को थोड़ा सीधा करके देखते हैं ताकि एक्सीडेंट कम हो। ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ आप, ऐसे तरीके होते हैं, ऐसे मेथड्स होते हैं जिसका आप, जहाँ आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आइडियाज़ को टेस्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ये कोशिश है इसकी। अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है CIC का, क्लाउड इनोवेशन सेंटर का, कि आइडेंटिफाई करना और डिप्लॉय करना लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज। किस चीज़ के लिए? ताकि कंटिन्यूस इनोवेशन हो सके सिटीजन सर्विसेज के डिलीवरेंस में, मतलब जो नागरिक हैं उनको जो सुविधाएं प्राप्त करनी है, हेल्थ केयर हो, सैनिटेशन हो, टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इन सभी एरियाज की कंटिन्यूस इनोवेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके नए नए लेवल पे, नई तरीके से। ये सेंटर प्रयास करेगा आइडेंटिफाई करने का, प्रायोरिटाइज करने का वो प्रोजेक्ट को जो कि लोकल लीडर्स या लोगों के साथ मिलकर, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी क्रिटिकल सोशल चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने का। फॉर एग्जांपल लेट्स से कहीं साइबर सिक्योरिटी नहीं है, कहीं लिटरेसी की समस्या है, कहीं हेल्थ सर्विसेज की समस्या है, अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, तो कैसे आप इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके आगे बढ़ पाएं। अगला आर्टिकल हमारा धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर के अंदर में ये धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट को प्राइम मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में इसके कंस्ट्रक्शन के लिए अनाउंस कर दिया है। 66 मेगावाट का ये हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। ये हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में ब्यास रिवर है उसके ऊपर बनाया जा रहा है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि नदियों की धारा जब तक बहती रहती है तब तक इसके प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। लीन पीरियड में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर 66 मेगावाट फिर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। अगला आर्टिकल इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में SBI ने अक्टूबर 19 से 28 तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू और इनकैश करने के लिए ऑथराइजेशन दे दिया है। फिलहाल मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है कि ये क्या होते हैं, समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार के प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं। प्रॉमिसरी नोट मतलब कोई प्रॉमिस करता है इसमें, मतलब कि एक कागज का टुकड़ा जिसमें एक बात लिखी हो कि भाई मैं हूँ पार्टी A और मैं पार्टी B को इस डेट पे इतने पैसे देने का वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। ये एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट है जो कि कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वो इसको SBI के मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सिलेक्टेड ब्रांचेस से खरीद सकती है। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि अगर कोई भी सिटीजन या कारपोरेट अगर ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदता है तो इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ फंड देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, कुछ पैसे अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये सिमिलर हैं बैंक नोट्स के, जिसमें हम लोग ये लिख के देते हैं कि जो भी बियरर है इस बॉन्ड का उसके पास पूरा हक है कि जितना पैसा इसके अंदर लिखा हुआ है उतना पैसा वो इनकैश कर सकता है, ठीक है। और ये फ्री ऑफ इंटरेस्ट है। बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि RPA 1951 मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत जो एक सेक्शन है 29A का उसके अंदर रजिस्टर्ड है, और साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में जो सबसे लेटेस्ट इलेक्शन हुआ हो उस जनरल इलेक्शन की बात कर लो या असेंबली इलेक्शन की बात कर लो, उसमें उन्होंने पूरे वोट्स जितने भी पोल किए गए होंगे, जितने लोगों ने वोट दिया होगा उसका 1% वोट उनको मिला हो, ठीक है। तो ऐसे पार्टी जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले सकते हैं। जो भी पार्टी होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक वेरीफाइड अकाउंट देता है कि भैया ये तुम्हारा अकाउंट है, जितने ट्रांजैक्शंस होंगे, जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाएंगे वो सब इसी नाम पर आएंगे और तुम अपना पैसा निकाल सकते हो इससे। एडवांटेज क्या है? बोला तो यूँ गया था कि देखो यहाँ पर हम लोग इस इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम किसी का नाम नहीं लिखेंगे कि कौन इसको पैसे देने की इच्छा रखता है, अपनी इच्छा से कौन पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहा है। क्योंकि ऐसा होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज को पता चल जाता था कि भाई इन्होंने हमें 1 करोड़ रुपए दिए हैं, तो अब हमारा हक बनता है कि इस कंपनी को हम थोड़े बेनिफिट पहुंचाएं जब हम पॉलिटिकल पार्टी या फिर हम इलेक्शन जीत जाएं तब। अब इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए, ब्लैक मनी को हटाने के लिए एक फॉर्मल चैनल बनाया गया जिसमें हम लोग बैंक को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बैंक में कोई भी चीज़ आती है तो लोग बताएंगे ना कि भाई हमने इतने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है,
तो उनके यहाँ से ट्रांसपेरेंसी बन गई। बट इसका कुछ और दुरुपयोग होने लगा, ठीक है। मतलब इसमें डोनर का नाम ना देना, जो कि शुरुआत में ये बताया जा रहा था कि एक पॉजिटिव हिस्सा है इसका, बट असल में बहुत सारे लोग हैं जो कंसर्न जताते हैं। सिविल राइट सोसाइटी है, उनका कहना है कि भाई ये जो एनोनिमिटी हम लोग बना रहे हैं डोनर के रेस्पेक्ट में, वो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के स्पिरिट को डरा रहा है, थ्रेटन कर रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी शेल कंपनीज बन जाती हैं। ये शेल कंपनीज कौन है? ये मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है ABC, इस पॉलिटिकल पार्टी के पास खूब पैसे हैं या फिर किसी ऐसे इलीगल सोर्स से ये पैसे कमाना चाहती है। ये क्या करेगी? एक ऐसी शेल कंपनी बनाएगी जो कि फर्जी है। अब इस फर्जी कंपनी ने वापस से इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, क्योंकि इसका नाम तो आएगा नहीं, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी अब आज़ाद है इसको अच्छे से यूटिलाइज करने में। तो ये जो ब्लैक मनी यहाँ सा था उसको वाइट में कन्वर्ट करने का एक जरिया बन गया इलेक्टोरल बॉन्ड। साथ ही साथ पब्लिक डोमेन में किसी को पता ही नहीं होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किसने कितना फंड किया है, ठीक है। कितना फंड किया है चलो ये तो पता है, लेकिन किसने किया है, किसके थ्रू इनको इतने सारे फंड मिले, ये सब पता ही नहीं होता है। इसीलिए ये जो एनोनिमिटी है इसको कहीं ना कहीं खत्म करने की बात हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें ब्लैक मनी की तरफ या फिर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक जरिया दिखाती है। इसको बंद करना चाहिए। अगला आर्टिकल हमारा फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से है। हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 75th एनिवर्सरी को मार्क करते हुए 75 रुपीज़ का ये कॉइन निकाला है। और उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ग्लोबल लेवल पर जो ये फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस है, मतलब या फिर फूड को लेके जो क्राइसिस है उसको फूड सिक्योरिटी की तरफ ले जाने में काफ़ी मदद की है। FAO की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, जो कि हंगर को ख़त्म करना चाहता है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना चाहता है और फूड सिक्योरिटी लेके आना चाहता है। इसको 1945 में बना दिया गया था। याद रखना अब वही चीज़ है कि अब यहाँ पर हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी है। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। इसका बेसिक मैंडेट यही है कि हम लोग वही न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि जो रूरल पॉपुलेशन है ना उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सके, और इवेंचुअली हम लोग देखेंगे कि जो भी ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी ग्रोथ आ रहा है वो भी उसमें भी इजाफा होगा। साथ ही साथ टोटल अभी फिलहाल में 197 मेंबर कंट्रीज़ हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। यहाँ पर एक FAO काउंसिल बनता है। ये एक प्रकार की गवर्निंग बॉडी है, मतलब कि एक एग्जीक्यूटिव आर्म है जो कि बेसिकली काम करती है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। इस FAO काउंसिल को, जिसको हम लोग पहले एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ FAO बुलाते थे, ये 1947 में बना, ठीक है। मतलब इसके बनने के 2 साल बाद बेसिकली जो भी इसका गठन था, इसमें वर्ल्ड फूड प्रपोजल है उसके रिकमेंडेशंस का ध्यान दिया गया। साथ ही साथ ये जो FAO काउंसिल है उसने यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में 2020 और 2021 के लिए इंडिया की मेंबरशिप को भी अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पर जो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, इसके बारे में समझते हैं। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये यूनाइटेड नेशन का फूड असिस्टेंट ब्रांच है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन फोकस, मेन उद्देश्य क्या है? फूड सिक्योरिटी या फिर हंगर को एलिमिनेट करना। ये स्कूल मील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर मिड डे मील चलता है, इसी तरीके से वो पूरे ग्लोबल लेवल पर काम करता है। इसको 1961 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका भी रोम में ही है और इसके लगभग अलग अलग 80 कंट्रीज़ में ऑफिसेस स्टैब्लिश्ड हैं। अगला आर्टिकल हमारा जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिल्की वे के अंदर जो डिक्लाइनिंग स्टार फॉर्मेशन है उसके ऊपर कुछ नए रिसर्च सामने आए हैं। ये जो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है ये एक प्रकार का ऐसा ऑब्जर्वेटरी है जिसके अंदर यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए लगभग ऐसे 30 बड़े पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप्स का एक एरे है। लाइन से इनको अरेंज किया गया है। इन सभी एक रेडियो टेलीस्कोप का ये जो डायमीटर है ना ये 45 मीटर का है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़े टेलीस्कोप्स हैं ये, रेडियो टेलीस्कोप्स हैं। इनको नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA ऑपरेट करता है और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का एक पार्ट है। ये इसका लोकेशन पुणे के आसपास आप लोग देख सकते हैं। इसको 1984 से 1996 के बीच में लेट प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के नेतृत्व में इसको बनाया गया था, कंसीव किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ICT ग्रैंड चैलेंज किया गया है।
ICT मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रैंड चैलेंज, जो कि नेशनल जल जीवन मिशन के तहत किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करके कर रही है। ये ICT ग्रैंड चैलेंज है किस चीज़ के लिए? किस प्रकार से स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को डिप्लॉय किया जाए गांव के लेवल पर। भाई है क्या ये? नाम से क्लियर है, स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि वाटर सप्लाई को ठीक से मेजर किया जा सके और मॉनिटर किया जा सके कि वो, देखिए कहीं भी अगर पानी की सुविधा दी जाती है तो पानी किस सिस्टम के साथ जा रहा है, कितना लीकेज है, उसे भी चेक करना बहुत जरूरी होता है ताकि उसे ठीक से कंट्रोल किया जा सके। जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत ये प्रोग्राम है जिसका काम है कि जो इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी की जो इकोसिस्टम है, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करके हम बिल्कुल एफिशिएंटली और स्मार्टली रूरल एरियाज में पानी की सप्लाई कर सके, ताकि बिना इकोसिस्टम को खराब किए पानी का कम इस्तेमाल करते हुए सही सुचारू रूप से वो गांव के लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब जल जीवन मिशन ने इसीलिए कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, मीटी के साथ, कि वो किस प्रकार डेवलप कर सके नई इनोवेशन टेक्नोलॉजीज। तो इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोशिश की है कि एक चैलेंज लगाया, उन्होंने कहा कि भाई आप सभी आइए, कोलैबोरेट करिए और बताइए किस तरह से एक स्मार्ट, इनोवेटिव, मॉड्यूलर, कोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। किस चीज के लिए? कि पानी का स्मार्ट सप्लाई हो और मॉनिटर किया जा सके गांव लेवल तक पहुंचाने के लिए। इसमें 100 विलेज बेसिकली पहले इन्होंने लिए हैं पायलट बेसिस पे, 100 विलेज में इसको चेक किया जाएगा। और ये ऑब्वियसली वाइब्रेंट इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम है इंडिया में, उसका प्रयास करेगा। भाई क्या है ये सिस्टम? इसके थ्रू आप देखते हैं AI के थ्रू, रोबोटिक्स के थ्रू, या जो भी सुविधाएं आपके पास हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि सर्विस किस हद तक किस गांव में डिलीवर हो रही है, कितना पानी वहां पहुंच रहा है, क्या वो सही तरीके से पहुंच भी पा रहा है या नहीं। इस तरह के चैलेंजेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कई सारी जो बॉडीज हैं, कई सारे जो लोग हैं वो साथ आएँ, प्रयास करें कि किस तरह आप जल जीवन मिशन के साथ कार्य कर जो पोर्टेबल वाटर सप्लाई हैं वो हर एक घर तक पहुंचा सके 2024 तक, जो इनका मिशन है। अब इस मिशन के तहत किया क्या जाएगा? इस मिशन के तहत आइडिशन स्टेज पे, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट स्टेज पे और डिप्लॉयमेंट स्टेज पे सहायता की जाएगी। अब ये स्टेज क्या होता है? मतलब जहां आपने कोई आइडिया को क्रिएट किया कि भाई ये ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपने उसका प्रोटोटाइप बनाया। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि मैंने एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया जिसके थ्रू हम पानी को फिल्टर सस्ते दामों में कर सकते हैं। जो आप बताएंगे उस स्टेज पे मदद मिलेगी। जब आप उसका प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे तब, और जब उसको आप बड़े स्टेज पे लाकर डिस्ट्रीब्यूट करने की पोजीशन में आ जाए, यानी डिप्लॉयमेंट स्टेज, आइडिया डेवलप हुआ, आइडिएशन स्टेज, उसका आपने पहला प्रोटोटाइप बनाया, पहला उसका जो अपने उदाहरण की तरफ दिखाया कि भाई ये मशीन है ऐसी होगी, उस स्टेज पे। और जब आप डिप्लॉय करें, मतलब बड़े लेवल पे, हर लेवल पे आपको सहायता दी जाएगी। ये 100 विलेजेस में है और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको 50 लाख का कैश प्राइज है और रनर अप को 20 लाख ईच के प्राइज मिलेंगे। तो ये जो सबसे अच्छे डेवलपर होंगे उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी कि वो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनके साथ मिलकर उनके इंक्यूबेटर में साथ चलकर इसको और ज़्यादा डेवलप कर सकें। इससे क्या होगा? ये चीज़ को और थ्रस्ट पहुंचाता है। किस चीज़ को? वो है आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया। क्यों? क्योंकि आप जो डेवलप कर रहे हैं वो भारत के अंदर डेवलप हो रहा है, डिजिटली डेवलप हो रहा है, और ऑब्वियसली क्योंकि इन सब के अंदर है तो मेक इन इंडिया के तहत तो आ ही रहा है वो। तो इसके थ्रू आप कई चीज़ों का सॉल्यूशन एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात है कि जल जीवन मिशन है क्या? जल जीवन मिशन जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया था, जो प्रयास करेगा कि किस तरह वाटर रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई को मैनेज किया जा सके इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक मैनर में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर। इसी के तहत जल जीवन मिशन इंश्योर करता है हर घर जल, मतलब हर एक गांव में, हर घर में जल होगा 2024 तक। क्या क्या इसके अलग अलग और कंपोनेंट है? सस्टेनेबिलिटी के लिए ये कोशिश करेगा ग्रे वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी इसके कंपोनेंट है वो इसके साथ है। और ये कोशिश करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको साथ मिलाकर जो सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट है अक्रॉस इंडिया वो किया जा सके। कोई स्टेट गवर्नमेंट का काम बहुत अच्छा है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना को मिलाकर साथ जाकर ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसका प्रयास किया जाएगा। अगला आर्टिकल हमारा iMedix टेलीमेडिसिन सिस्टम से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में IIT खड़गपुर का डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ने एक टेलीमेडिसिन सिस्टम डेवलप किया है। टेलीमेडिसिन का मतलब ये होता है कि हम लोग दूर दराज से ही जो डॉक्टर से परसीव कुछ भी उनके प्रिस्क्रिप्शंस ले सकते हैं या फिर उनसे बातचीत करके उनके परामर्श ले सकते हैं, वो टेलीमेडिसिन का पार्ट है। इसी तरीके से हमें ये पता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर में एक अलग से हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम चलता है और हमारे इंडियन कल्चर में हमें पता है कि एक होम केयर सिस्टम अलग चलता है। ये iMedix टेलीमेडिसिन सिस्टम इन दोनों को इंटीग्रेट करने का काम करता है कि भाई घरेलू नुस्खे जो हैं या फिर घरेलू
जो हम उपचार करते हैं और साथ ही साथ जो हॉस्पिटल के अंदर में हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं उन दोनों को मिला दो। साथ ही साथ जो भी हेल्थ केयर सपोर्ट है उन पेशेंट्स को हमें इतना आसानी से देना है कि उनके डोर स्टेप्स तक ये ऐसी टेलीमेडिसिन सिस्टम डेवलप हो जाए और उनके घरों तक पहुंच जाए। हम जो भी फिजिशियन होंगे उनको रिमोटली कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकेंगे ऐसे पेशेंट्स के घर पर। बहुत आसान है कि हम किसी भी स्टैंडर्ड इंटरनेट ब्राउज़र की सहायता से इनको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी मोबाइल गैजेट वगैरह होता है उससे भी हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन के बारे में है। नीति आयोग ने अभी हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन को लॉन्च किया। हैकाथन का मतलब ये होता है जहां पर कई सारे स्टेक होल्डर्स, इंडिविजुअल्स इकट्ठा होते हैं और टेक्नोलॉजिकली कुछ इनोवेशंस के लिए काम करते हैं, चैलेंजेस लेते हैं। इनमें कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व रहीं? इंडिया की तरफ से एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO ने पार्टिसिपेट किया। IAS का जो आइडिया है वो ये है, एक प्रकार की देखिए जो वर्चुअल समिट हुई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में आपस में उस दौरान बातचीत हुई थी, वहां पर ये प्लान किया गया कि इनोवेटिव वेज को एक्सप्लोर करने के लिए और सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्रयास करेंगे और ऐसे हैकाथन्स को भी इन ड्यूरेशन आयोजित किया जा सकता है। IAS का जो फोकस है वो ये है कि हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस के आइडियाज़ को डेवलप करें, आइडेंटिफाई करें। ब्राइट माइंडेड स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स और MSMEs को दोनों देशों से एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। 4 की थीम्स हैं इसमें। हम पैकेजिंग में इनोवेशन लेकर आएंगे और पैकेजिंग वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, पहला। दूसरा, हम फूड सप्लाई जो चेन है उसमें इनोवेशन लेकर आएंगे ताकि वेस्ट को अवॉइड कर सकें। तीसरा, हम प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे और चौथा, जो क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स हैं या वेस्ट है उसे हम रिसाइकिल करेंगे। जो अगला टॉपिक है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डोनर स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। इन्होंने 317th एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग है उसे प्रिसाइड किया IIPA का और इसके नए चेयरमैन भी बनाए गए। खैर ये तो रेफरेंस है। IIPA के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोनोमस रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर रिसर्च करवाई जाती है और जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेन भी किया जाता है इफ रिक्वायर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये वर्क करती है। यहाँ पर मास्टर्स डिग्री भी अवेल की जा सकती है। 1954 में इसे उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ऑब्जेक्टिव यही है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टडी है उसे प्रमोट किया जाए। जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस का स्पेशल रेफरेंस आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए कुछ डेवलपमेंट्स अवेल किए जाएं। ये ऑर्गेनाइज करते हैं, अंडरटेक करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं स्टडी कोर्सेज को भी, कॉन्फ्रेंसेस को भी, लेक्चर्स एंड रिसर्चेस को भी। इनकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स और बुक्स को भी पब्लिश करें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड होते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट IIPA। आर्टिकल हमारा कामधेनु दीपावली अभियान से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया जिसके अंदर वो लोग कामधेनु दीपावली अभियान को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिवाली के ओकेजन पर कामधेनु दीपावली अभियान ये एम कर रहा है कि हम लोग 11 करोड़ फैमिलीज़ को लगभग 33 करोड़ दियाज जो कि काऊ डंग से बना है, गोबर से बना हुआ है, ये सारा के सारे दिया इनको देंगे जिससे कि हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली दीपावली सेलिब्रेट कर सके। इसका सिग्निफिकेंस यही है, सबसे पहला तो सोचो कि जिन्होंने ये दिया बनाया होगा, 33 करोड़ दिया बनाया और कितना अट्रैक्टिव पैकेज है इसका। तो सबसे पहले तो इनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई, साथ ही साथ हज़ारों लोगों को जो किसान वर्ग के लोग हैं जो कि गाय भैंस पालने का काम करते हैं उनको एक नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल गई। साथ ही साथ हम लोग इन्वायरमेंट के बेटरमेंट की भी बात करें तो ऑल विन विन सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की बात करें 2019 में गवर्नमेंट ने इस आयोग को इस्टेब्लिश किया था। इसका बेसिक पर्पस यही था कि हम लोग काऊ और उनकी जो भी प्रोजनी है उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे। ये अपने आप में हाई पावर्ड परमानेंट बॉडी है। बेसिकली ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, उसी के अंदर फंक्शन करता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर एक मिशन है। इसका बेसिक फंक्शन जैसा कि हमने डिस्कस किया कि गाय को कंजर्व करना, उनके लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स लेके आना, जो लॉज इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं उनको प्रॉपर फ्रेमवर्क देना और काऊ के वेलफेयर मतलब गाय के वेलफेयर में बेसिक लॉज को फ्रेम करना, इम्प्लीमेंट कराना, यही काम है
हमारे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का। अगला आर्टिकल हमारा खादी ओआहाका से रिलेटेड है। इसको हम लोग ओआहाका पढ़ते हैं। हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओआहाका के जगह पर ये रेफरेंस देते हुए बताया कि भाई ये जो मेक्सिको का छोटा सा जगह है, यहाँ पर खादी बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चर होता है। इन 400 फैमिलीज को मतलब इस पूरे डायरेक्शन में इस खादी को प्रोड्यूस करने के लिए लगाया है मार्कोस ब्राउन, जो कि इस खादी ओआहाका के फाउंडर हैं। ये अमेरिकन हैं बट ये मेक्सिको में रह रहे हैं अभी, और इनकी वाइफ हैं कालिंदी अतर, वो भी इनका साथ दे रही हैं। फिलहाल ये सारे इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए सिंपली कि ओआहाका कहाँ पर है। ओआहाका आप देखिए, ये जो मेक्सिको का पूरा शहर है, इसके बिल्कुल सदर्न टिप पर यहाँ पर मिलता है ओआहाका, यहाँ पर रहा। इन्होंने ओआहाका के इस कोस्टल रीजन में कॉटन को प्रोड्यूस किया, कल्टीवेट किया और बिना किसी केमिकल का यूज किए हुए कपड़े बनाते हैं। ये लोग जो भी लोकल डाई होते हैं उनके हार्वेस्ट प्लांट पर बेस्ड होते हैं ये, मतलब कि कुछ भी केमिकल यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल हमारा किसान सूर्योदय योजना से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टैगलाइन है, दिन की बिजली दिन में उपयोग। सिंपल सी बात है कि ये गुजरात में एक्चुअल में स्टार्ट हुआ है और इस योजना के अंतर्गत हम लोग किसान बंधुओं को दिन में बिजली प्रोवाइड करने की बात करते हैं, जिससे कि उनका इरिगेशन हो या फिर फार्मिंग हो, इन सभी एक्टिविटीज़ में जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो उनको कोई दिक्कत ना आए। भोर में 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक यहाँ पर बिजली प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। इसको स्टेट गवर्नमेंट के बजट से एलोकेट किया गया है, लगभग 3500 करोड़ रुपीज़ हैं, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। बोला जा रहा है ये स्कीम 2023 तक अपने सारे काम को कंप्लीट कर लेगा। लगभग 234 ट्रांसमिशन लाइंस बनाए जा रहे हैं इसमें, जिसमें सभी लाइन में लगभग 66 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट करेंगे। लगभग 3500 किलोमीटर्स के इस पूरे लेंथ में इस किसान सूर्योदय योजना को शुरू किया गया है। गुजरात का ये दाहोद, पटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड, इन सब जगहों पर स्कीम को स्टार्ट किया जा रहा है फेज्ड मैनर में 2020-21 से ही, और 2022-23 तक इसको सभी बाकी के जगहों पर कवर करने की बात की जाएगी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कि गुजरात के अंदर। अगला आर्टिकल हमारा एमएसपी एंड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि देखो, फूड सिक्योरिटी हमेशा एमएसपी और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बात करते हैं एमएसपी की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मार्केट में इंटरवीन करती है, और उस समय इंटरवीन करती है, वैसे इंटरवीन तो हमेशा ही करती है, लेकिन उस समय इसका फ़ायदा ज़्यादा दिखता है जब मानो किसी क्रॉप्स का बम्पर प्रोडक्शन हुआ हो, खूब सारा प्रोडक्शन हुआ हो, जिसके चलते उस क्रॉप का दाम काफ़ी गिर जाए, तो किसानों को नुकसान हो जाता है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए या फिर इस नुकसान से किसानों को बचाने के लिए गवर्नमेंट इस क्रॉप सीजन से पहले ही एक फिक्स्ड गारंटीड प्राइस बताती है कि भाई इस बार जो जो ये क्रॉप पैदा कर रहा है, इसके लिए हम लोग ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। अगर कोई नहीं खरीदेगा ना, तो इस दाम में हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो इससे किसानों को भरोसा रहता है, वो आराम से अपनी फसलें उगा सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देख सकते हैं। बम्पर प्रोडक्शन होता भी है तब भी एक एमएसपी के रेट पर तो डेफिनेटली उनको ये पैदावार बिक ही जाएगी। तो एक प्रकार का एश्योरेंस है, ठीक है। जो भी फार्मर होते हैं उनको एक एश्योरिटी दी जाती है कि भाई आप लोग आराम से अपना काम करिए, आपको कम दाम नहीं मिलेगा। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसानों का जो डिस्ट्रेस होता है, मतलब कि प्रॉब्लम है कि भाई पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, सही दाम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो सब बहुत आसानी से डील हो सकता है। फिलहाल के इस समय में गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ये जो प्राइस है ये 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए बनाया है, और शुगर केन के साथ साथ ये एफआरपी चलता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये जो 22 क्रॉप्स हैं इसमें से 14 क्रॉप्स खरीफ सीजन के हैं, 6 राबी सीजन के हैं और 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। इसके साथ ही साथ ये जो एमएसपीज है तोरिया पर और कोकोनट पर, ये इस हिसाब से निर्धारित किया जाता है कि हम लोग मस्टर्ड मतलब कि सरसों या फिर कोपरा के ऊपर हम लोग कितना एमएसपी लगा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, इसको सीएसीपी रिकमेंड करता है, मतलब कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये पूरा अपना ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन देगा कि हाँ, इस क्रॉप का इतना प्राइस हम फिक्स कर सकते हैं। प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसी
फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करने की बात करता है। अब इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हमारे सामने इस तरीके से समझ में आता है कि जो भी किसान बंधु हैं उनको एमएसपी इंश्योर करना है। अब एमएसपी इंश्योर करने के लिए बम्पर प्रोडक्शन हो गया, और अगर उस बम्पर प्रोडक्शन को हम लोग मार्केट में पूरा का पूरा भेज देंगे तब भी कमोडिटी का दाम काफ़ी कम हो जाएगा। इसीलिए इनको थोड़े अफोर्डेबल प्राइसेस में बनाने के लिए और वीकर सेक्शन को थोड़ा सा और अच्छा दाम देने के लिए ये लोग प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर करने का मतलब ये है कि ये लोग खुद ही रख लेते हैं उन दामों को, जिससे कि कार्टेलाइजेशन रुक सके। बहुत लोग एक गुट बना के इकट्ठा करते हैं, उन सबको भी हम रोक सकें। साथ ही साथ जो ओवरऑल फूड सिक्योरिटी है कंट्री में, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बात को आगे बढ़ा सके। नोडल एजेंसी इन सब चीज़ों की FCI होती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बात करते हैं CACP मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिसेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, जिसको शुरुआती दिनों में जब 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था तो इसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, जिसको 1985 में चेंज करके कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस कर दिया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में अटैच्ड ऑफिस है। एक क्वेश्चन और आया है इस बार 2020 में MSP से ही रिलेटेड। ये MSP से रिलेटेड क्यों है, इसको ध्यान से पढ़ो। इसमें सारे ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूछा गया था कि भाई ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीकल्चर के अंदर, इनमें से कौन सी चीज़ें सही हैं। इसमें बोला गया है कि सभी फूड क्रॉप्स पर हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करेंगे। यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये 22, 23, 24 हमेशा वेरिएशन में रहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। सभी क्रॉप्स नहीं हो सकते। पहला स्टेटमेंट डेफिनेटली गलत है। पहला स्टेटमेंट आप क्रॉस कर दो, आंसर आ गया, बाकी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है ना। इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट आपको आंसर करना हो। जो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल है न्यू दिल्ली में, इसने एक अपील को कैंसिल किया। अपील रमेश खैमल साहब ने की थी, जो सिमेंस गेमेसा रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्मर चेयरमैन है। इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं बात, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है। तो NCLAT जिसे हम कहते हैं, ये एक एपेलेट ट्रिब्यूनल है, नाम से ही पता है, जो कि अपील सुनती है। जो भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो जब इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी कोड के थ्रू कोई निर्णय सुनाता है, ठीक है, या कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कोई निर्णय सुनाता है बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी कोड के अंतर्गत, उसके बारे में कोई अपील है या कोई डिसीजन लिया है CCI ने, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसको लेकर NCLAT जो है वो इसकी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जहां पर आप अपील कर सकते हैं। तो पहली बात कि भाई इसका क्या इसकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, 2016 में बनाई गई और कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 410 के अंदर है। इसकी कंपोजिशन क्या है, एक चेयरमैन है और इसके जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, जो अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ओनली आफ्टर कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हों। जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या फिर जो एक पहले ही जज रहा है ट्राइब्यूनल में कोई व्यक्ति, वो बन सकते हैं इसके जज। एक टेक्निकल मेंबर भी होता है इसके अंदर, जिसके पास ये जो क्षेत्र है जिसके लिए ट्राइब्यूनल बन रहा है उसमें 25 साल से अधिक का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। और जो चेयरमैन होते हैं वो 5 साल के लिए रहते हैं, उनको बार बार रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। इसको जो इनके मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके रिकमेंडेशन पे, सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। लेकिन अब एक और पॉइंट है कि भाई CCI है क्या जो ये कर रही है, जिसका हमने CCI का भी नाम सुना कि एक तो पहली बात आती है, ये देखते हैं कि है क्या ये कंपनी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 में लागू किया गया था, जिसके तहत जो भी बिजनेस फेल हो जाते हैं उनको भाई कैसे उनको रिजॉल्व किया जाए, जो बैंकरप्ट हो गए उनका क्या सॉल्यूशन हो, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि जो इंसॉल्वेंसी लॉस थे इंडिया के कई सारे, उनको एक साथ जोड़कर सिंप्लीफाई किया गया और प्रयास किया गया कि जो क्रेडिटर्स हैं, जो मतलब जिसी ने कोई कंपनी दिवालिया हो गई तो जिन लोगों ने उनको लोन दिया है, जिनका उनके पास पैसा है, उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे पैसे वापसी की जाए। तो किस तरह से टाइम बाउंड मैनर पर या तो कंपनी को रिवाइव किया जाए, या कंपनी के फाइनेंसेस, या फिर उस दिवालिया हो गई कंपनी तो किस तरह फाइनेंसेस जो उससे निकल सकते हैं वो निकाल के जो कंपनी को जो कंपनी के देनदार हैं, जिनसे कंपनी को पैसे जिनको देने हैं उनको पैसे दिए जाएं। इसके लिए ये कोड बनाया गया था। आपने इकोनॉमिक्स में इसको डीपली पढ़ा ही होगा। इसी प्रकार से जब इसके लिए जो ट्रिब्यूनल बना था, वो जब कोई अपील करता है उसके खिलाफ तो वो जाता है, अभी हम जो NCLAT के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ, आप इसके रिगार्डिंग कोई आपका अपील है तो वहाँ आप कर सकते हैं। इसके अलावा CCI यानी जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में फॉर्म करी थी। किस लिए ये बॉडी फॉर्म हुई थी कि अगर कोई मोनोपॉली इंडिया में ना हो जाए, कोई एक ही कंपनी सारे सेक्टर्स को कंट्रोल ना कर दे, उसे रोकने के लिए इसका काम था कि कोई ऐसे भी प्रैक्टिसेस, कोई ऐसा प्रयास जिसके थ्रू कंपटीशन खत्म हो और कोई एक कंपनी का कब्जा हो जाए
मार्केट पे उसको रोकने का प्रयास करना इनका मेन कार्य है। इंटरेस्ट जो कंज्यूमर्स है उसको प्रोटेक्ट करना और फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है मार्केट में वो इंश्योर करना। कोई एक बड़ी कंपनी मान लीजिए फ्री में कोई चीज़ें प्रोवाइड करे और बाकी कंपनीज को पहले मार्केट से खत्म कर दे, क्योंकि अगर कुछ फ्री में दे रहे हैं तो बाकी कंपनीज खड़ी नहीं हो पाएंगी, और उसके बाद अचानक से दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, क्योंकि कोई और कंपनी मार्केट में है नहीं। जब थी तो उन्होंने उसको बाहर कर दिया, कंपटीशन में पैसा लगा लगा के फ्री सर्विसेज दे के अब कोई कंपनी बची नहीं है तो इन्होंने अपनी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए। ऐसे केस में क्या हुआ, पहले आपने कंपटीशन को ख़त्म किया, फिर आपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना स्टार्ट कर दिया। सीसीआई ऐसी चीज़ों को रोकने का काम करती है। सीसीआई के एक चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये एक कासी जुडिशियल बॉडी है जो कि ओपिनियंस देती है अथॉरिटीज़ को कि भाई आपको क्या करना चाहिए, और ये कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत बनाई गई थी, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये भी अगर कोई निर्णय सुनाती है तो उसके खिलाफ आप एनसीलैट में जा सकते हैं अपनी अपील लेकर। अगला आर्टिकल हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया के अंदर $741 मिलियन का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव किया है। एनडीबी की बात करें तो ये एक प्रकार का मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको कि ब्रिक्स स्टेट ऑपरेट करते हैं। ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। हिस्ट्री की बात करें तो 2014 में ब्रिक्स का समिट हुआ था फोर्टालेजा में। वहाँ पर इन देशों के लीडर्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि हम आगे चल के एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण करेंगे, जिससे कि हम लोग को कोई भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर में फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस बैंक से कुछ कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। 2015 में फॉर्मली ये एग्जिस्टेंस में आ गया, एक लीगल एंटिटी न्यू डेवलपमेंट बैंक बन गया। इसका पर्पस वही है कि हम लोग ग्रेटर फाइनेंशियल और डेवलपमेंट कोऑपरेशन जनरेट करेंगे ऐसे इमर्जिंग मार्केट में। हेडक्वार्टर इसका चाइना के अंदर शंघाई में है। 2018 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया, जो कि इसके अंदर अब एक फर्म बेसिस बनाता है कि भाई अब ये फ्रूटफुल कोऑपरेशन कर सकता है यूएन के साथ भी। यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम है ना, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। वोटिंग दी गई है कि भाई जो भी मेंबर स्टेट है सबके पास एक एक वोट ही होगा, किसी के पास वीटो पावर नहीं है। रोल्स एंड फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं ब्रिक्स और दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज या डेवलपिंग कंट्रीज में, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम करता है एज ए रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उनके ग्लोबल ग्रोथ में सहयोग करता है। बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो कि न्यूजीलैंड से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यूजीलैंड में हाल फिलहाल में जो जनरल इलेक्शन कंडक्ट हो रहा था उसमें जकिंडा आर्डर्न है जो विजेता घोषित किए गए हैं, उन्हीं को बधाई दे रहे थे। फिलहाल हम न्यूजीलैंड के ऊपर फोकस करते हैं। देखो, न्यूजीलैंड अपने आप में एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में है, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा न्यूजीलैंड है वो 2 आइलैंड्स में डिवाइडेड है। एक है नॉर्थ आइलैंड और नीचे वाला है साउथ आइलैंड। तो मतलब एक हो गया ये वाला हिस्सा पूरा नॉर्थ आइलैंड का और नीचे हो गया साउथ आइलैंड का। इन दोनों आइलैंड्स को जो कनेक्ट करता है, जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है, उसका नाम है कुक स्ट्रेट। ठीक, ये बात याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि न्यूजीलैंड के जस्ट ऊपर, मतलब कि अगर हम लोग बात करें नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो हमें मिलता है तस्मान सी। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ऐसे न्यूजीलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। जैसे आप यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स आप देख पा रहे होगे फोटो में, अप्रॉक्सीमेटली 6000 ऐसे आइलैंड्स हैं न्यूजीलैंड के अंदर ही। इसके अलावा एक जो प्रोमिनेंट आइलैंड है वो आपको पता होना चाहिए, वो है स्टेवर्ट आइलैंड। ये लिखा हुआ है और यहाँ पर है, बिल्कुल सदर्न पोर्शन है पूरे न्यूजीलैंड का स्टेवर्ट आइलैंड। और इसके अलावा और आपको क्या याद होना चाहिए, हाँ एक चीज़ और है, हमेशा हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि जब भी बहुत बात की जाए ग्रेट बैरियर रीफ की, तुरंत ऑस्ट्रेलिया दिमाग में आता है। लेकिन ध्यान रखना, ग्रेट बैरियर आइलैंड है एक, ये न्यूजीलैंड का हिस्सा है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना आप। ऐसे ऐसी चीज़ों को ही यूपीएससी फोकस करती है। अगला आर्टिकल हमारा विज्ञान ज्योति से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और IBM इंडिया ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक कोलैबोरेशन के साथ कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं, अनाउंस किए हैं। इसमें से एक तो है विज्ञान ज्योति और एक है इंगेज विद साइंस। इंगेज विद साइंस जो है वो विज्ञान प्रसार के अंतर्गत एक प्रोग्राम है। बात करते हैं इन सभी चीज़ों का। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान ज्योति का। विज्ञान ज्योति 2019 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। इसमें बेसिकली 9th से 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनको कवर किया जाता है।
इसका बेसिक एम यही है कि हम ऐसे जितनी भी मेरिटोरियस लड़की हैं उनको हम लोग डिटेक्ट करें, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें स्कूल के अंदर ही, जिससे कि वो लोग फ्यूचर में जाके साइंस या टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स स्टेम के बेसिस पर ये लोग कैरियर परस्यू कर सकें। हायर एजुकेशन में ये इन्हीं स्टेम के ऊपर पढ़ाई कर सकें, अपने आप में रिलायंट हो सकें, सेल्फ रिलायंट बन सकें। इस पूरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय JNVs हैं जो कि 58 डिस्ट्रिक्ट्स में करंटली वर्क कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 2900 स्टूडेंट्स के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। बात करते हैं विज्ञान प्रसार की। विज्ञान प्रसार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका बेसिक पर्पस ये है कि हम लोग इंडिया के कल्चर में जो इंगेज विद साइंस की बात होती है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया का साइंस है, हम लोग ये बोलते हैं ना ये नुस्खे जो हैं वो इंडियन है, ऐसे नुस्खे या ऐसे साइंस जिसको हम बोल रहे हैं उन साइंसेस को पॉपुलराइज करने का बात होगा, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर एक और प्रोग्राम है इंगेज विद साइंस। इंगेज विद साइंस एक प्रकार का इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसको ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। इसका भी बेसिक पर्पस यही होगा कि हम लोग हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इनकरेज करें, उनको बोलें कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़िया कैरियर है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएं और फिर उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैरियर में आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें। अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड कॉटन डे से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने पहला इंडियन कॉटन का ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे के अवसर पर। देखो, हर साल 2019 से 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। इसका बेसिक एम यही होता है कि हम लोग कॉटन का जितना एडवांटेज है उसको सेलिब्रेट कर सकें। कॉटन का बहुत ज़्यादा उपयोग हम करते हैं, नेचुरल फाइबर है जिससे हम लोग पहनने के लिए कपड़े मतलब प्रोडक्शन, इसको हम दूसरी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसका ट्रेड करते हैं और साथ ही साथ पहनावे के तौर पर कंज्यूम भी करते हैं। और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अपने यहाँ के कॉटन को फेमस करने के लिए, मतलब वर्ल्ड फेमस करने के लिए वर्ल्ड कॉटन ट्रेड के अंतर्गत अब से इंडियन कॉटन को कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा और ये कस्तूरी कॉटन ये इंडिया के प्रीमियम कॉटन को सिग्निफाई करेगा। ये जो कस्तूरी कॉटन ब्रांड है ये दिखाएगा कि कॉटन कितना ज़्यादा वाइट है, कितना ज़्यादा ब्राइट है, सॉफ्ट है, बिल्कुल प्योर है, इसके अंदर लस्चर प्रॉपर्टी है, यूनिक है और इंडियननेस इससे साफ झलकता है। तो अब से जो इंडिया का प्रीमियम कॉटन है उसका नाम है कस्तूरी कॉटन। आपको ये भी याद रखना है कि कॉट एली ये एक मोबाइल ऐप है जिसको कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसका बेसिक एम यही है कि जो भी कॉटन ग्रो करते हैं उनको अगर कभी वेदर कंडीशन के बारे में जानकारी चाहिए या फिर बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस क्या होते हैं कॉटन कल्टीवेशन में या फिर क्रॉप का क्या सिचुएशन चल रहा है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस ऐप के अंदर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। बात करते हैं इंडिया के अंदर कॉटन कल्टीवेशन कैसा होता है, तो आप ये समझो कि इंडिया कॉटन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया अकेले 6 मिलियन टन कॉटन हर साल प्रोड्यूस करता है जो कि पूरे वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन का 23% है। साथ ही साथ अगर हम ऑर्गेनिक कॉटन की बात करें तो ऑर्गेनिक कॉटन में इंडिया अपना 51% पूरे विश्व का योगदान देता है। इससे ये भी बात सामने आती है कि इंडिया कितना अच्छा एफर्ट कर रहा है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। अगला आर्टिकल हमारा वर्ल्ड हैबिटाट डे से रिलेटेड है। इस बार 2020 में 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटाट डे सेलिब्रेट किया गया। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है कि अक्टूबर मंथ का जो पहला मंडे होता है उसको वर्ल्ड हैबिटाट डे डिजिग्नेट कर दिया है। 1985 में ये स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन के द्वारा। पहली बार इसको 1986 में सेलिब्रेट किया गया। इसका बेसिक एम ये है, जैसे कि हैबिटाट मतलब होता है घर या घरौंदा जो भी हम बोलते हैं, तो जो ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर स्टेट अभी क्या है उस पर फोकस करता है। ये देखता है कि जितना हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ शेल्टर की ज़रूरत है वो क्या हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं। लोगों को ये भी याद दिलाता है कि भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हैबिटाट छोड़ना है हमें। ऐसा नहीं है कि हम सारा कुछ इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यही सब कर दें और फ्यूचर में लोगों को रहने के लिए जगह ही ना मिले। इन सब के लिए वर्ल्ड हैबिटाट डे सेलिब्रेट किया जाता है या फिर थोड़ा अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग है। इसका इस बार का थीम जो है वो हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर था। आप ये भी ध्यान रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 जो है वो इस बारे में बात करता है
वो बताता है कि हमें सिटीज़ को थोड़ा और इंक्लूसिव बनाना है, और सेफ बनाना है, और रेजिलियंट बनाना है, और सस्टेनेबल बनाना है। यूएन हैबिटेट के अंदर में एक प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जो कि इसी से रिलेटेड है। 1978 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन एजेंसी के फॉर्म में, जो कि ह्यूमन सेटलमेंट और हम फ्यूचर में अर्बन डेवलपमेंट के फील्ड में सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आ सकते हैं उसके बारे में ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केनिया में है। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो वर्ल्ड पोलियो डे के बारे में है। हर साल 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, जो पोलियो है इसे एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज के रूप में जो WHO है वो डिफाइन करता है, जो कि यंग चिल्ड्रन को स्पेशली अफेक्ट करता है। ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन हो सकता है फैकल ओरल रूट से। फैकल ओरल रूट का मतलब ये है कि मलमूत्र से जो पैथोजेंस निकलते हैं वो किसी के ओरल रूट में एंटर कर जाते हैं और हार्म करते हैं। ये देखिए, जो लेस फ्रिक्वेंटली यानी कि कम संभावना होती है, बट एक कॉमन व्हीकल हो सकता है कंटेमिनेटेड वाटर और फूड भी, जहां पर ये इंटेस्टाइन में जाने के बाद मल्टीप्लाई होते हैं, नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हैं। इन दैट केस ये पैरालिसिस भी कॉज कर सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो कई बार लोग पोलियो से बीमार नहीं पड़ते, केवल माइनर सिम्टम्स ही आते हैं, जैसे फीवर, टायर्डनेस, नौशिया, हेडेक, नेशनल कंजेशन, सोर थ्रोट, यही सब आता है। मतलब गले में खराश हो जाना, सिर दर्द होना, थकावट महसूस होना, बुखार हो जाना, कफ हो जाना, स्टिफनेस हो जाना, यही सारी प्रॉब्लम्स यूजुअली होती हैं। रेयर केसेस में जो पोलियो का इन्फेक्शन है वो परमानेंट लॉस ऑफ मसल फंक्शन भी कर सकता है, यानी कि पैरालिसिस भी हो सकता है पोलियो से। पोलियो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। अगर वो किसी ऐसे पार्ट में हो जाए, ब्रीदिंग वाले पार्ट में अगर पैरालिसिस हो जाए तो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा, उसकी जान जा सकती है, या अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाए तो भी जान जा सकती है। प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें तो देखिए, क्योर तो कोई है नहीं, केवल इम्यूनाइजेशन के जरिए इसे रोका जा सकता है। वैक्सीन 2 तरीके से दी जाती है। एक तो है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसमें 3 डोजेस दिए जाते हैं, 6th, 10th और 14th वीक में। उसके बाद 16 से 24 मंथ की एज में कुछ बूस्टर डोज भी दिया जाता है। एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV भी दिया जाता है। जब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस DPT का 3rd डोज दिया जाता है, उसी दौरान UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत एक इंजेक्टेबल डोज पोलियो का भी दिया जाता है। इसके माध्यम से हम इंडिया में पोलियो को रोक पा रहे हैं। हमारा वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे से रिलेटेड है। इस दिन को 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन क्या ये हर साल मनाया जाता है? नहीं, ये हर 5 साल बाद मनाया जाता है। इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल हम लेते हैं। इस बार जब 20 अक्टूबर 2020 में जब वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे को सेलिब्रेट किया गया, तो इस बार का थीम कुछ इस हिसाब से रखा गया कि हम लोग दुनिया के साथ ऐसा जुड़ते हैं जिसके अंदर एक ऐसा डेटा हो जिसमें हम फुली रिलाई कर सकें, ट्रस्ट कर सकें। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डेटा वी कैन ट्रस्ट। इस डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। कंफ्यूज मत होइएगा, UNSC का मतलब ये नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं। ये चूंकि डेटा से रिलेटेड है तो स्टैटिस्टिक्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है, इसीलिए स्टैटिस्टिकल कमीशन आएगा। थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं इसकी। बात 2010 फरवरी की है, जब यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन का 41st सेशन चल रहा था। इन्होंने निर्धारित किया कि भाई इस साल के 20 अक्टूबर को, मतलब 20 अक्टूबर 2010 को हम लोग पहला वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि हर 5 साल बाद ऐसे ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स डे को सेलिब्रेट करेंगे, डेटा को रिन्यू करेंगे, ऐसा डेटा बनाएंगे जो कि लोगों के जीवन को आसान बना सके। इसी उपलक्ष्य में पहला मनाया गया 20 अक्टूबर 2010 में, दूसरा मनाया गया 20 अक्टूबर 2015 में, और तीसरा इस बार मनाया गया 20 अक्टूबर 2020 में, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। जो 2015 में मनाया गया था उसका बेसिक थीम भी यही था कि बेटर डेटा बेटर लाइफ्स, जितना अच्छा डेटा होगा उतनी अच्छी जिंदगी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है एक पोर्टल जो स्ट्रेंथन करेगा ई गवर्नेंस। कहां पर? अक्रॉस द कंट्री इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसका उद्देश्य ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी को बेटर बना सके, प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज कर सके और प्रोग्रेस को रिपोर्ट करें, वर्क बेस्ड अकाउंटिंग करें। ये प्रोवाइड करेगा सिंगल विंडो फॉर कैप्चरिंग पंचायत इंफॉर्मेशन। इसके साथ प्रोफाइल ऑफ द पंचायत होगा, डिटेल होगी पंचायत के फाइनेंसेस के बारे में, कितने एसेट्स होंगे और एक्टिविटीज क्या लिए गए हैं अभी तक ग्राम पंचायती डेवलपमेंट प्लान के द्वारा, एटसेट्रा। ये सारे के सारे डिटेल्स सिंगल विंडो में होंगे अवेलेबल। और 2020-21 में 2.43 लाख ग्राम पंचायत ने अपना GPDP यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान फाइनलाइज किया है। कहां पर? ई ग्राम स्वराज पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ई ग्राम स्वराज
वर्क बेस्ड अकाउंटिंग को सिंप्लीफाइड किया है। ग्राम पंचायत प्रोफाइलिंग आएगी इसमें, एक्शन प्लान क्रिएशन आएगा, एक्टिविटी आउटपुट क्या रहा है वो भी आएगा, और प्रोग्रेस अभी तक जो हुआ है वो रिपोर्ट किया जाएगा। जियो टैगिंग होगी, एसेट्स कितने कितने हैं, कौन से ग्राम में हैं, और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के बारे में भी बात की जा रही है। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल होगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल का। नेक्स्ट आर्टिकल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल के ऊपर है, जहां पे G20 के प्रिंसिपल्स को कोऑर्डिनेट करने की बात की है। इंडिया ने प्रपोज किया है ये बेसिकली कि इंडिया वॉलंटरली G20 के प्रिंसिपल्स को प्रपोज करेगा। ये हुआ कब था? ये हुआ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जब हुई थी तभी हुआ था। फोकस यहाँ पे ये था कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के ऊपर कुछ फोकस बनाए रखें। कोविड-19 पैंडेमिक के मामले में जो 3 एलिमेंट्स निकल के आते हैं ये प्रिंसिपल्स के, वो स्टैंडर्डाइजेशन है। किसका? एक टेस्टिंग प्रोसीजर्स जो होंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होगी टेस्ट रिजल्ट्स की। सेकेंड, क्वारंटाइन प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये सारे के सारे G20 मेंबर्स फॉलो करेंगे, और मूवमेंट क्या होगा, और ट्रांसिट प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। ये 3 एलिमेंट्स निकल के आते हैं जो प्रिंसिपल्स इंडिया ने प्रपोज किए हैं G20 मीटिंग के दौरान विद रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। ओके, इंडिया ने सारे गवर्नमेंट से बात करते हुए कहा है कि वर्ल्ड को चाहिए कि इंश्योर कर सकें इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स कि किस तरह से उन्हें प्रोटेक्शन और मूवमेंट के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। जो स्टूडेंट्स दूसरे कंट्रीज पे जाके एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और वहां पे अटक गए हैं पैंडेमिक के दौरान, कि उनको किस तरह से सेफली उनके घर वापस भेजा जा सके। और ये आप देख सकते हो कि G20 मीटिंग के दौरान किस तरह से ये लोग ने ऑनलाइन मीटिंग की थी पूरे गवर्नमेंट मिनिस्टर से। यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, हम इंडिया के 175 लाख लोग अब्रॉड में रह रहे हैं 2019 के डेटा के हिसाब से। ये आंकड़े बनाते हैं इंडिया को लीडिंग कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, कि इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं। इंडिया ने स्टेप्स क्या लिए हैं? देखिए, इंडिया ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया था कि इंडिया के लार्जेस्ट रिपैट्रिएशन, वो लोग जो वहां पे रह के कमा रहे हैं, इंडिया में पैसे भेज रहे हैं, जो रिपैट्रिएशन है उनको वापस घर बुलवाने के लिए, वापस इंडिया लेकर आने के लिए इंडिया ने क्या किया? वंदे भारत मिशन चलाया। वो लोग इंडिया के नेशनलिस्ट जो वहां पे दूसरे कंट्रीज में जाकर अटक गए हैं कोविड-19 लॉकडाउन के कारण, उनको घर बुलाने के लिए वापस। सेकेंड, ट्रैवल बबल्स क्रिएट किए गए थे फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स स्ट्रैंडेड इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये एक तरह का अग्रीमेंट है, 2 कंट्रीज के बीच में होगा, और ये एयर बबल अग्रीमेंट में होगा। ये वो कंट्रीज से हमारे लोगों को निकालेंगे, और ये कंट्री से मतलब इंडिया से वो कंट्री के लोग जो इंडिया में पढ़ने आए थे और पैंडेमिक के कारण यहाँ पे स्ट्रैंडेड हो गए हैं, अटक गए हैं, इनको वापस भेजा जा सके। ये ट्रैवल बबल अग्रीमेंट है। देखिए, G20 जो है एक इंटरनेशनल फोरम है फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। सेंट्रल बैंक, हमारे केस में RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के लिए इंटरनेशनल फोरम है ये, जहां पे 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन। कलेक्टिवली G20 मेंबर जो हैं वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 80% इकोनॉमिक आउटपुट रिप्रेजेंट करते हैं, 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन और 3/4 ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आर्टिकल, ANIC अराइज। ANIC यानी अटल न्यू इंडिया चैलेंज इन अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा किया गया है। रीजन ये था लॉन्च करने का कि रिसर्च को प्रमोट कर सके, इनोवेशन को प्रमोट कर सके, और कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडियन स्टार्टअप्स की उसको बढ़ाया जा सके। कॉम्पिटिटिवनेस जो है इंडिया MSMEs की उसको बढ़ाया जा सके। इन्हें प्रोवाइड करता है फंडिंग सपोर्ट ऑफ अप टू ₹50 लाख फॉर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द प्रोपोज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट। इसको ड्रिवन किया जा रहा है बाय ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ 4 मिनिस्ट्रीज ड्रिवन करने की कोशिश कर रही है ISRO के साथ मिलकर। वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इसके एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एम क्या है। अटल इनोवेशन मिशन का एम कि अटल थिंकर लैब्स को सेटअप किया जा सके, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स को सेटअप कर सके, अटल न्यू इंडिया चैलेंज बना सके, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर रख सके और मेंटर्स ऑफ चेंज
ये बारे में बात की है अटल ने। ये अटल के रिलेटेड 4-5 पॉइंट्स से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल, घर तक फाइबर स्कीम। रिसेंटली घर तक फाइबर स्कीम को इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब जब प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करते हैं ऐसी चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। घर तक फाइबर स्कीम कनेक्ट करेगा 45,945 विलेजेस को बिहार के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस। ये प्रोजेक्ट लीड करेगा डिजिटल सर्विसेज में, जैसा कि ई एजुकेशन, ई एग्रीकल्चर, टेलीमेडिसिन, टेली लॉ एंड अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम बिहार में। ये इंश्योर करेगा इजी एक्सेस टू ऑल स्टेट नेटिव्स। बिहार में जो भी लोग रह रहे हैं इन सबको डिजिटल सर्विसेज का लाभ पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विसेज को इनॉग्रेट किया गया है, और ये इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो घर तक फाइबर स्कीम का पार्ट है। इसके साथ साथ एक वाईफाई और फ्री ऑफ कॉस्ट 5 कनेक्शंस को दिया जाएगा सारे के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स क्यों ना हो, आंगनवाड़ी सेंटर्स, आशा वर्कर्स एंड जीविका दीदी क्यों ना हो। द प्रोजेक्ट विल बी जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, CSE E-Governance Services Limited एंड SPV ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। बहरहाल जो स्कीम की बात की गई है वो बिहार के सारे विलेजेस को कनेक्ट करना है डिजिटली। ये स्कीम है घर तक फाइबर स्कीम। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।